इंडिया का सबसे स्मार्ट चोर, जिसे 94 बार कोर्ट ने जेल भेजा पर हर बार बचकर बाहर आ गया। 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुराई और 2000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को रिलीज करवाया जज बनकर। ये पुलिस से भागता है, कोर्ट से लड़ता है और मीडिया से छुपता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ धनीराम मित्तल की, इंडियाज स्मार्टेस्ट थिef हु बिकेम अ जज। चोरी करते करते कोई चोर सीधे जज की ही कुर्सी पर जा बैठे और अपने जैसे दूसरे चोरों का इंसाफ भी करने लगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? पहले एलएलबी की पढ़ाई और फिर हैंड राइटिंग विशेषज्ञ और ग्राफोलॉजी की डिग्री भी हासिल करना, उसके बाद फाइनली चोर बन जाना। दिल्ली पुलिस ने 78 साल के एक सीनियर सिटीजन चोर धनीराम मित्तल को 24वीं बार गिरफ्तार किया है। अगर आपको हमारी इस तरह की क्राइम थ्रिलर डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। ईयर 1968, जब देश में इंटरनेट का नामो निशान नहीं था और लोग अपने काम को ऑफलाइन रजिस्टर में लिख कर रखते थे, एक आदमी ने अपने दिमाग और हाथ की सफाई का इस्तेमाल करके रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का मौका हासिल किया। वो आदमी कोई और नहीं था, वो आदमी था धनीराम मित्तल। इसने अपने लिए फेक डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स बनाए जो बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तरह दिखता था। इसने इसी फेक डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स के थ्रू रेलवे में स्टेशन मास्टर की जॉब हासिल की और इसने किसी को भी पता नहीं चलने दिया इसके इस फ्रॉड के बारे में। 6 साल तक धनीराम मित्तल इसी रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर की नौकरी करता रहा और किसी को शक नहीं हुआ। और आपको क्या लगता है, ये सब बिना किसी मकसद के किया? नहीं, इसके पीछे इसका एक बड़ा प्लान था जो आपको आगे जाके धीरे धीरे समझ आने वाला है। और एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि धनीराम मित्तल इतनी सफाई से कैसे डॉक्यूमेंट्स बना लेता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। इस राज को जानने के लिए हमें वक्त के पहिए को पीछे घुमाना होगा और चलना होगा 1939 में, जब धनीराम मित्तल का जन्म हुआ। इसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा था और इसने रोहतक के कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद ये सरकारी नौकरी की खोज करने लगा, लेकिन इसे सरकारी नौकरी नहीं मिली। यह 1964 में धनीराम मित्तल अपने किसी काम से आरटीओ ऑफिस गया। इसने देखा कि ऑफिस के बाहर जो दलाल बैठे हैं वो लोगों का काम बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही जल्दी करवा दे रहे हैं, और जो लोग ऑफिस में जाके खुद अपना काम करवाना चाहते हैं उन्हें लाइन में धक्के खाने पड़ रहे हैं, और जो दलाल लोग हैं वो अच्छा कमीशन भी ले रहे हैं इन लोगों से। इसने सोचा क्यों ना जब तक मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तब तक यही काम कर लेते हैं। और फिर इसने वहाँ के सारे दलालों से दोस्ती करना शुरू किया और फिर इसने अपना भी यहाँ पे दलाली का धंधा शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद इसे पता चला कि यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं, तो फिर इसने फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाना सीखा और फिर आसपास के शहरों से कुछ 3-4 गाड़ियाँ चुराई और उसको फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर बेचना शुरू किया। इसने देखा कि यहाँ पे इसे काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा है गाड़ियाँ बेचने पर। और जब 3-4 गाड़ियाँ बेची तो 1-2 बार ये पकड़ा भी गया और जेल भी गया, पर ये छूट गया। और इन सारी गाड़ियों को चुराने के बाद ये एक्सपर्ट बन चुका था इस काम में। इसे अच्छी तरह से समझ आने लगा कि किस तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, किस तरीके से उसे चुराया जाता है और किस तरीके से गाड़ियाँ बेची जाती हैं। ये सारा काम जानने लगा था। और इस टाइम पर इंटरनेट का कोई नामो निशान नहीं था, इस वजह से सारी चीज़ें रजिस्टर में ऑफलाइन नोट किया जाता था। इसलिए ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाता था इससे ये पकड़ा नहीं जाता था और किसी को मालूम भी नहीं चलता था। और फिर ऑलमोस्ट 4 साल तक इसने इसी आरटीओ ऑफिस में काम किया और फिर इसे लगा कि नहीं, अब कुछ और करते हैं। और फिर 1968 में इसने एक न्यूज़पेपर में देखा कि रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी मिल रही है, और फिर इसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दिया और इन्हीं फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इसे रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी मिल जाती है। और फिर 1968 से लेकर 1974 ये 6 सालों तक यहाँ पर सरकारी नौकरी किया, पर ये अपनी इस लाइफ स्टाइल से बोर हो चुका था। ये रोज एक ही रूटीन फॉलो करता, ट्रेन आती, ट्रेन जाती, सिग्नल देता, टिकट काटता और सैलरी लेता। इसे लगा कि ये कुछ और बड़ा कर सकता है, इसलिए इसने 1974 में ये जॉब भी छोड़ दिया और फिर इसने नया काम शुरू किया गाड़ियाँ चुराने का, क्योंकि इसके पास पहले से एक्सपीरियंस था गाड़ियाँ चुराने का, तो इसलिए इसने सोचा क्यों ना फिर से गाड़ियाँ चुराया जाए। और ये टाइम था 1975-76 का। इस टाइम पर दिल्ली जैसे शहरों में नई नई गाड़ियाँ काफ़ी आ रही थी और चोरी भी काफ़ी हो रही थी, इसलिए धनीराम मित्तल ने सोचा क्यों ना यही काम किया जाए। धनीराम मित्तल ने अपनी ज़िंदगी को एक नई मोड़ पर ले आया और फिर 1975 से लेकर 1980 तक इसने बहुत सी गाड़ियाँ चुराई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे शहरों में। कई बार ये पकड़ा जाता, जेल जाता और जेल से छूटने के बाद फिर से गाड़ियाँ चुराना शुरू कर देता। इसका ये धंधा बन चुका था, गाड़ियाँ चुराना, जेल जाना, छूटने के बाद फिर से गाड़ियाँ चुराना। अब इस टाइम पर इसने कई सारी गाड़ियाँ चुराई और बेची, पर धीरे धीरे मित्तल को प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम ये आने लगी कि ये गाड़ियाँ तो आसानी से चुरा लेता था, पर इसे बेचने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बेचने के लिए लीगल पेपर्स इसके पास नहीं थे। इसने सोचा क्यों ना मैं खुद ही फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू करूं और गाड़ियां जब बेचूं तो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर बेचूं, जिससे बेचने में आसानी हो। तो फिर इसने यही प्लान एग्जीक्यूट कर दिया और फिर से ये गाड़ियां चुराना शुरू किया और इस बार ये
गाड़ियाँ चुराने के बाद फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाना शुरू कर दिया और फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जब गाड़ियाँ बेचना शुरू किया तो इसे अच्छा पैसा भी मिलने लगा। अब इस टाइम पर मित्तल अच्छा पैसा कमाने लगा, पर इसने गाड़ियाँ चुराना नहीं छोड़ा। हर बार जेल से छूटने के बाद फिर से गाड़ियाँ चुराने लगता, पर इसे पता था कि जेल से निकलना भी एक आर्ट है और फिर इसने ये आर्ट सीखा भी। इसने देखा कि वकील कैसे लोगों को बेल दिलाते हैं, कैसे केस को लंबा खींचते हैं, कैसे सिस्टम को अपने हाथ में लेते हैं और फिर इसने सोचा क्यों ना मैं खुद वकील बन जाऊं। तो फिर ये कुछ दिनों के लिए गाड़ियाँ चुराना बंद करता है और फिर जाता है जयपुर और वहाँ से जाके LLB की पढ़ाई करता है और फिर इसने जयपुर से LLB की डिग्री ली और साथ ही साथ हैंड राइटिंग का कोर्स किया। हैंड राइटिंग का कोर्स इसने इसलिए किया क्योंकि इसे मालूम था कि अगर आगे जाके मुझे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो मुझे अच्छी तरह से सिग्नेचर करना आना चाहिए और सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली बनाना आना चाहिए ताकि चोरी की गई गाड़ियाँ आसानी से बेच सकूं। अब फिर से ये गाड़ियाँ चुराना शुरू करता है, पर अब इसके पास एक नया वेपन था। वो वेपन था इसकी डिग्री। इसने अपनी डिग्री का अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया और जब भी ये गाड़ियाँ चुराने के बाद जेल जाता तो अपना केस खुद लड़ता, खुद बेल लेता और बाहर निकल जाता और फिर से गाड़ियाँ चुराना शुरू कर देता। इसने सिस्टम को काफी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। ये आदमी चोरी के केस में इतनी बार कोर्ट जा चुका था कि वहाँ के जो जज थे वो इसे देख देख कर इरिटेट हो गए और एक दिन जब फिर से ये कोर्ट गया तो वहाँ के जज इसको देखते ही गुस्से में बोले निकल जाओ यहाँ से। और फिर 2 कांस्टेबल इसे पकड़कर बाहर ले आए और फिर इसने कांस्टेबल से बोला जज ने मुझे बोला निकल जाओ, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आप लोग भी निकलो। और इतना कहकर ये यहाँ से निकल जाता है और दोनों कांस्टेबल ने सोचा कि जज के परमिशन से ये बाहर जा रहा है। और जब जज ने बाद में धनीराम मित्तल को बुलाया तो दोनों कांस्टेबल हैरान हो गए और बोला सर आपने ही तो बोला था कि निकल जाओ यहाँ से। तो वो यहाँ से निकल गया और फिर जज ने कहा मेरा मतलब था कि उसे बाहर ले जाओ, उसका केस मैं बाद में देखूंगा। लेकिन तब तक धनीराम मित्तल यहाँ से गायब हो चुका था और पुलिस वालों ने भी सोचा कि भाग कर जाएगा कहाँ, फिर से ये जल्दी पकड़ा जाएगा क्योंकि इसके चोरी करने का तरीका पुलिस वालों को मालूम था। और धनीराम मित्तल का गाड़ियाँ चुराने का तरीका सच में अलग था। ये रात में नहीं दिन में गाड़ियाँ चुराता था और सिर्फ घरों से नहीं, जब इसका कोर्ट में आना जाना लगा रहता था तो फिर ये कोर्ट से भी गाड़ियाँ चुराना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी बदल जाती है। ईयर 1981 में एक दिन ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि हरियाणा के एडिशनल सिविल जज पर करप्शन के कुछ आरोप हैं और उन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। धनीराम मित्तल ने इस न्यूज़ को एक मौका समझा और फिर एक प्लान बनाया। इसने एक फेक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि जब तक इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट नहीं आता तब तक ये जज कोई भी केस नहीं सुनेगा और इनकी जगह दूसरे जज को अपॉइंट किया जा रहा है 2 महीने के लिए। इसने लेटर को अच्छी तरह से सील किया और अथॉरिटीज के फेक स्टाम्प लगाया और भेज दिया और फिर अगले दिन ये जज बनकर पहुंच गया और वहां पर किसी को इस पर शक नहीं हुआ और फिर 40 दिनों तक इसने वहां पर जज बनकर फैसला सुनाता रहा और इन 40 दिनों में इसने 2470 क्रिमिनल को रिलीज कर दिया जो छोटे मोटे क्राइम केस में आए थे, जिसमें से कुछ इसके साथी भी थे। इसने सोचा कि इस पर किसी को शक नहीं हो रहा है, पर इसकी ये गलतफहमी बहुत ही जल्द टूट जाती है। एक्चुअली पूरे शहर में ये न्यूज़ फैल चुका था कि एक जज आए हैं जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स को यूं ही छोड़ दे रहे हैं। तो कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग परेशान थे और पुलिस वालों को भी यहाँ पे धीरे धीरे इन जज पर शक होने लगा था। और फिर जब 40 दिन बीत जाता है तो अगले दिन से जज साहब आना बंद कर देते हैं बिना किसी नोटिस के और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और फिर पता चलता है कि यहाँ पर किसी भी जज को अपॉइंट नहीं किया गया था। और फिर बाद में पता चला कि जज कोई और नहीं बल्कि धनीराम मित्तल ही था। वो धनीराम मित्तल जो 1960 से गाड़ियाँ चुराने के केस में बार बार अंदर जाता और छूट जाता। और फिर इसके बाद भी धनीराम मित्तल ने अपनी चोरी कभी बंद नहीं की। इसने 1984 से लेकर 1990 तक बहुत सी गाड़ियाँ चुराई और फिर जब जेल जाता तो फिर से ये खुद ही केस लड़ता और बेल लेकर फिर से गाड़ियाँ चुराना शुरू कर देता। इसे इसकी पूरी लाइफ में 94 बार अरेस्ट किया गया है, लेकिन इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने 1990 से लेकर 2010 तक अपना क्राइम थोड़ा सा कम कर दिया था क्योंकि इसकी एज भी बढ़ने लगी थी। 2010 में ये 70 साल का हो चुका था, लेकिन इसने गाड़ियाँ चुराना छोड़ा नहीं बल्कि इसने अपने बुढ़ापे का भी फायदा उठाया। जब भी गाड़ियाँ चुराने जाता और अगर कोई इसे गाड़ियाँ चुराते या फिर चाबी लगाते देखता तो ये बोलता भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान से देखा नहीं और ये गलती से चाबी मैंने आपकी गाड़ी में लगा दिया। और फिर लोग भी इसे इग्नोर कर देते बूढ़ा व्यक्ति समझकर। लेकिन 2016 में इसको लास्ट टाइम अरेस्ट किया जाता है। एक्चुअली उस समय दिल्ली के अलग अलग शहरों से गाड़ियाँ चोरी होने के केस आने लगे पुलिस के पास और देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कई जगह से गाड़ियाँ चुरा रहा है। और फिर पुलिस वाले फिर से एक्शन में आते हैं और इस बूढ़े व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं। और फिर अरेस्ट करने के बाद पता चलता है ये बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि धनीराम मित्तल ही था जो 1960 से गाड़ियाँ चुरा रहा था, स्टेशन मास्टर बना और जज बनकर 2470 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स को रिलीज किया। तो ये थी कहानी इंडिया के सुपर चोर धनीराम मित्तल की, जिसने बुरी तरह से सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया और काफी पैसा कमाया
अथॉरिटीज और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर। अगर आपने अभी तक इस डॉक्यूमेंट्री को देखा है तो इसका मतलब आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है, और अगर आप इसी तरह के डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे नई वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।